हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर फिट एंड फाइन। अच्छा, मजा आ रहा है आपको हमारी इनकम टैक्स की क्लासेस करके? तो इस सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की अमेंडमेंट। राइट, तो बहुत सारे बच्चों ने हमारी जो क्लासेस की हुई हैं वो लास्ट असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में थी, लेकिन एग्जाम आपको कैसे देना है? विथ असेसमेंट ईयर 23-24। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहां पे जो हम अमेंडमेंट्स करेंगे उसको करने के बाद आप वो सारे चेंजेस से अवेयर हो जाएंगे जो कि बजट 2022 लेके आया था और आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। राइट, तो हम क्या करने वाले हैं यहां पे? अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, दैट मींस प्रीवियस ईयर 22-23, which is brought by फाइनेंस एक्ट 2022। इससे कौन कौन से एग्जाम कवर होते हैं, राइट, ये सारी बात आपको बताते हैं। तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ पैरेलली नोट कीजिए कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस अमेंडमेंट। वी आर डूइंग इनकम टैक्स अमेंडमेंट, असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23, राइट। दिस इज brought by फाइनेंस एक्ट 2022 and this is relevant for एग्जाम कंडक्टेड बिटवीन, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अगर वो एग्जाम अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2023-24 के बीच होता है तो ये अमेंडमेंट्स उस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो इस बीच में कौन कौन से एग्जाम आते हैं? अगर मान लीजिए आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो आपका एग्जाम आएगा मई 2023 और नवंबर 2023, तो इन दोनों एग्जाम में एप्लीकेबल है। अगर आप सीएस का एग्जाम दे रहे हो तो एक बार आएगा जून 2023 और आएगा दिसंबर 2023। सीएमए का एग्जाम दे रहे हो तो आएगा जून 2023 और दिसंबर 2023। अच्छा, अगर किसी भी वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं और इस पीरियड के अंदर ही फॉल करते हैं तो भी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है, राइट। तो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि ये अमेंडमेंट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम अप्रैल 23 टू मार्च 24, इस पीरियड में कोई भी एग्जाम होता है तो ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। ये अमेंडमेंट किस फाइनेंस एक्ट से आया है? फाइनेंस एक्ट 2022 से, राइट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर जो फाइनेंस एक्ट 2023 रिसेंटली आया ऑन 1 फरवरी, मतलब वो बजट आया है, बजट 2023 ऑन 1 फरवरी 23, क्या ये हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? तो आंसर इज अ बिग नो, ठीक है। ये जो बजट है 23, दिस विल ग्रेजुअली टर्न इनटू फाइनेंस एक्ट 23 जब ये बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास हो जाएगा। और ये एप्लीकेबल कब होगा? ये एप्लीकेबल होगा जो एग्जाम 2024 में होंगे, राइट। दिस विल बी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, but the recent exam which you have to undergo is assessment year 23-24, for which the relevant budget and finance act is 22. I hope I am very clear with this. Now let us start chapter by chapter amendment. एक एक चैप्टर की अमेंडमेंट देखेंगे। तो हमने पूरे अमेंडमेंट्स को, पूरे चेंजेस को जो इस फाइनेंस एक्ट में आया है उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में आपने टैक्स रेट वगैरह पढ़ा था, आइए उसे देखते हैं। तो क्या कोई टैक्स रेट में चेंज हुआ है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए? तो आंसर इज नो, देयर इज नो चेंज इन टैक्स रेट। इज इट अ गुड न्यूज और नॉट? अच्छी बात है, टैक्स रेट में तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन
थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। असेसमेंट ईयर 23-24 रेट्स वही हैं, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए सेम रेट है, सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम रेट है, और बाकी लोगों के लिए भी सेम रेट एप्लीकेबल है। लेकिन अब सीनियर सिटीजन कौन हो जाएगा, 80 ईयर्स का कौन हो जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? बॉर्न ऑन और बिफोर अप्रैल 1, 1943। अगर आप 1/4/1943 या फिर इससे पहले पैदा हुए हो तो आप कितने साल के हो? 80 साल के हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। आई एम टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 23-24, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट विच प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर 22-23। अच्छा, ये बात तो आई होप सबको पता है कि अगर आप साल के आखिरी दिन भी उस एज को अटेन कर लेते हो तो आपकी वो एज मानी जाती है। साल के आखिरी दिन 31 मार्च को भी आपका हैप्पी बर्थडे आ गया तो आप 80 साल के माने गए। ठीक है, तो लेट्स सी कि इस दिन के एक दिन पहले अगर हम पैदा हुए थे तो 80 साल के कब हो जाते हैं? 1/4/43 या उसके पहले बोल रहे हैं ना, ऑन और बिफोर 1/4/43। तो आप क्या कहलाओगे ऑन और बिफोर? इस दिन या इसके पहले अगर आप पैदा हुए हो तो आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाओगे। तो लेट्स सी ऑन और बिफोर, पहले हम बिफोर को चेक कर लेते हैं। बिफोर को चेक कर लेते हैं। 31 मार्च 1943, इसमें हम जोड़ते हैं 80 ईयर्स। 80 साल जोड़िए, कितना होगा? 80 साल 43 में 83 जोड़िए, ये 3220 31/3/2023। 31/3/2023, ये मतलब ये है लास्ट डे ऑफ पीवाई 22-23 के आखिरी दिन। यानी आप क्या कहलाओगे? यू आर सुपर सीनियर सिटीजन, राइट? सीनियर, आप आखिरी दिन भी अगर हो गए तो हो गए उस साल के लिए पूरे सुपर सीनियर सिटीजन फॉर पीवाई 22-23, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24। और आपके ऊपर स्लैब कौन सा लगेगा? जो सुपर सीनियर सिटीजन का स्लैब है। लेकिन अगर आप ऑन 1/4/43 को पैदा हुए हो तब, आइए चेक करते हैं। अगर आप 1/4/1943 को पैदा हुए हो तो 80 साल के कब होते हो? 1/4/2023 हो जाएगा। 1/4/2023 का मतलब ये क्या हुआ? प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या आप 80 साल के हो रहे हो? नहीं। तब यहां पे अप्लाई होता है सीबीडीटी का सर्कुलर, सीबीडीटी का सर्कुलर क्लैरिफिकेशन। सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन यहां पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि सर क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहे हैं आप, ये 43 साल क्या होता है, 80 साल क्या होता है, सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, this is an income tax amendment class, this is not an income tax class. If you do not know what is super senior citizen, senior citizen, 80 साल के ऊपर सुपर सीनियर कहते हैं, ये सब बात अगर आपको नहीं पता है तो you'll have to go through the entire income tax class first, right? This is for somebody who is already aware of these things, right? जो amendment कौन पढ़ रहा है? जिसने पूरा income tax पढ़ा हुआ है पहले से, right? तो वो अपने आप को अपडेट कर रहा है with the amendments. So in case you are not able to understand anything, I am very sure you have not studied income tax properly, right? So do not come up with these queries ki sir I was not able to understand what you were teaching, like senior citizen, super senior citizen. Now the clarification you must be knowing, CBDT का एक clarification आपने पढ़ा था कि जो भी एज आप जिस दिन जो भी आपका बर्थडे जिस दिन आता है आप उसके एक दिन पहले अपनी वो एज अटेन कर लेते हो। जैसे अगर आपका 20वां बर्थडे जिस दिन आता है आप 20 साल के उससे एक दिन पहले ही हो जाते हो। ऐसा क्यों? जैसे अगर हम 1 जनवरी को पैदा होते हैं तो मेरा बर्थडे पता है कब आएगा? 1 जनवरी को। लेकिन पता है 1 जनवरी से 1 साल कब पूरा होता है? 31 दिसंबर को। ये बात मालूम है सबको? अगर 4 जुलाई से 1 साल पता है कब पूरा होता है? अगले साल की 3 जुलाई को, क्योंकि अगले साल की 4 जुलाई से अगला साल दूसरा साल शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये 1 साल होता है। 1 जनवरी से 1 जनवरी 1 साल नहीं होता।
1 जनवरी से 31 दिसंबर एक साल होता है, अगली 1 जनवरी से तो दूसरा साल शुरू हो जाता है। लेकिन बर्थडे के केस में ऐसा थोड़ी ना होता, हम पैदा अगर 1 जनवरी को हुए तो 1 साल के कब कहते हैं कि हम हो गए? अगर हम 1 जनवरी को पैदा हुए तो हम 1 साल के कब बोलेंगे अपने आप को हो गए? हम अगली 1 जनवरी को बोलेंगे हम 1 साल के हो गए। बर्थडे हम उसी दिन मनाते हैं, एक दिन पहले थोड़ी ना मनाते हैं। लेकिन सीबीडीटी का सर्कुलर कहता है कि इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपका बर्थडे जिस दिन था उसके एक दिन पहले ही आप वो एज अटेन कर लियो, ऐसा माना जाएगा। तो यानी अगर आपका बर्थडे, ये तो बर्थडे है ना, 1/4/43 को पैदा हुए तो 80वां 80th बर्थडे इस दिन है, ये आपका 80th बर्थडे है इस दिन, ठीक है। तो सीबीडीटी का सर्कुलर अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो 80 ईयर्स ऑफ एज कब हो जाएगी? 80 ईयर्स ऑफ एज कब हो जाएगी? एक दिन पहले ही हो जाएगी, ये कहा जाता है, यानी कि 31 मार्च 2023। यानी कि फिर से वही बात, आप PY 22-23 AY 23-24 में आप क्या हो? सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर भी कहते हैं और वेरी सीनियर सिटीजन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये सर्कुलर यहां क्यों नहीं लगा दी, ये क्लैरिफिकेशन यहां क्यों नहीं लगा दिया? लगा दो ना, क्या बिगड़ जाएगा? अगर कोई 31 मार्च को 80 साल का होता है, आप कहते हो एक दिन पहले ही 80 साल का हो गया था, तो 30 मार्च को हो गया था। अगर 31 मार्च को हुआ चाहे 30 मार्च को हुआ, सेम प्रीवियस ईयर होगा। एक्चुअली 1 अप्रैल से चेंज हो जाता है ईयर, इसलिए यहां पे सर्कुलर को ध्यान से समझाया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही अगर 2 अप्रैल को बर्थडे होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, राइट क्योंकि 2 तारीख को अगर आप 80 साल के हो रहे हो तो 1 तारीख को 80 साल के मान लिए जाओगे, तो क्या फर्क पड़ा? तब भी तो ईयर तो चेंज हो ही चुका है। तो सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल वाली डेट, राइट क्योंकि 1 अप्रैल एक ऐसी डेट है कि एक दिन हम कम करेंगे तो आपका 1 साल कम हो जाता है, राइट। So you'll have to remember this date for examination purpose, born on or before 1/4/1943, right? Now coming to senior citizen, senior citizen कौन है? जिसने 60 साल की एज अटेन कर ली है, ठीक है। तो डेट अगेन याद रखिए, अप्रैल 1 1943 या इसके पहले तो 80 साल हो जा रहा था, ठीक है। तो अप्रैल 2 1943, ठीक है। यहां पे क्या होता है? ये होता है ग्रेटर इज इक्वल टू 80 ईयर्स, ठीक है। और सीनियर सिटीजन होता है ग्रेटर इज इक्वल टू 60 ईयर्स से लेके लेस देन 80 ईयर्स। तो लेस देन 80 ईयर 80 साल कहां से शुरू हो रहा है? 1/4/43 से, तो 2/4/43 से तो 80 से कम हो गए। तो ये डेट याद कीजिए, 2/4/1943 से लेके अप्रैल 1 1963, यानी अप्रैल 2 1963 और उसके बाद 60 साल से भी नीचे हो गया, अप्रैल 2 1963, लेस देन 60 ईयर्स यहां पे आते हैं, ठीक है। तो ये बाकी इंडिविजुअल्स के लिए भी हो जाता है, और लेकिन HUF, AOP, BOI, AJP इनके लिए भी हो जाता है, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, ये दोनों ही स्लैब जो स्पेशल स्लैब थे ये रेजिडेंट के लिए थे, रेजिडेंट सुपर सीनियर एंड रेजिडेंट सीनियर के लिए। यानी अगर एक नॉन रेजिडेंट 80 साल से ऊपर का है तो भी कौन सा स्लैब अप्लाई होता है? तीसरा वाला स्लैब अप्लाई होता है। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट ओनली, राइट। तो ये सब हमें फोकस करने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल निकल जा रहा है मुझसे, तो आई एम जस्ट टेलिंग दैट, ठीक है, बट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन टू दोज थिंग्स। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपए तक नो टैक्स होता है, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ये वाली स्लैब कॉमन चलती है सभी में, जो भी अंतर है वो 5 लाख के अंदर अंतर है। सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक नील है और 3 लाख से 5 लाख तक का 20% है, 5% है, ठीक है। उसके ऊपर कॉमन चलेगा, 5 से 10 20 और 10 के ऊपर 30, ठीक है। यही चीज बाकी इंडिविजुअल्स के केस में 2.5 लाख तक नील होता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% रहेगा, बाकी कॉमन चलेगा 5 से 10 20 और 10 के ऊपर 30, ठीक है। तो नॉर्मल हम कह लेते हैं, इनको नॉर्मल कह लेते हैं तीसरे वाले स्लैब में। नॉर्मल के केस में 2.5 से 5, 2.5 तक नील है, 2.5 से 5% है। सीनियर में 3 तक नील है और 3 से 5 फिर 5% है, और सुपर सीनियर में 5 तक पूरा नील है। ये क्लैरिफिकेशन मैंने बता दी, 1 अप्रैल को जो पैदा हुआ है उसके लिए ये क्लैरिफिकेशन लागू होती है, ठीक है।
अल्टरनेटिव स्लैब रेट जिसको हम न्यू स्लैब रेट कहते हैं, इस समय गवर्नमेंट दो स्लैब्स चला रही है, कह रही है पुराना स्लैब लेना है तो पुराने स्लैब से टैक्स पे कर दो, नए स्लैब से पे करना है तो नए स्लैब से पे कर दो। ये जो नया स्लैब है ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए है, और दोनों ही रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, एचयूएफ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कोई भी हो, इसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल है 115 बीएसी। इसमें गवर्नमेंट टैक्स में थोड़ा फायदा देती है, लेकिन डिडक्शन बहुत सारे, एग्जेम्पशंस बहुत सारे खा जाती है। तो ये सब आपको पता है, इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। बड़ा सुंदर स्लैब रेट है ये याद रखना और भी आसान है। हर 2.5 लाख रुपए पे 5% का चेंज है, ठीक है। पहला 2.5 लाख नील है, अगला 2.5 लाख 5% है, फिर अगला 2.5 लाख 10 है, फिर अगला 2.5 लाख 15 है। इस तरीके से ये स्लैब है, हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ते जा रहा है। हालांकि यही हम पुराने स्लैब में होते तो 5 लाख के ऊपर सीधे 20 हो जाता है, यानी इस वाले स्लैब पे 10 की बजाय पुराने स्लैब में ये 20 हो जाता है, अगर ओल्ड स्लैब की बात करें तो, ठीक है। ये न्यू स्लैब है। तो न्यू स्लैब भी देखिए, पुराने स्लैब को इसी के सामने लिखे, 0 से 2.5 तो नीले वहां भी था, 2.5 से 5, ठीक है, 5% वहां भी था, लेकिन यहां 20 हो गया था। मतलब 5 से 10 वहां पे 20 होता है ना, तो ये भी 20 था, और 10 के ऊपर पूरा 30 हो जाता है, तो ये 30 था। तो देखिए क्या करंट वाले स्लैब में फायदा है? हाँ देखिए, यहां फायदा दिख रहा है, 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 इतनी जगह फायदा दिख रहा है। लेकिन नए स्लैब में देखिए फायदा अगर होगा तो घाटा भी होगा ही, ठीक है, सरकार ऐसे ही तो फायदा देगी नहीं। तो जब आपको टैक्स रेट में यहाँ फायदा देती है तो बड़े सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन खा जाती है, तो एग्जेम्पशन डिडक्शन खा जाने से आपकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। अब रेट कम अप्लाई होगा लेकिन फिर भी टैक्स तो मोटा मोटी हो सकता है बराबर ही आ जाए। तो ये ऑप्शन होता है, आप जो चाहे जो स्लैब ले सकते हैं, वेदर न्यू और ओल्ड, और ये सारी बातों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वी आर जस्ट स्किपिंग दैट एंड मूविंग फॉरवर्ड। चलिए इसके बाद आ जाइए कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट पे। 0 से 10,000 रुपए तक 10%, 10,000 से 20,000 20%, और 20,000 के ऊपर 30%। 10,000 पे 10% बढ़ते जा रहा है, 10,000 पे 10, फिर अगले 10,000 पे 20, और फिर उसके ऊपर 30, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ओल्ड स्लैब है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे अभी आपने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा, सेक्शन क्या होता है? 115 बीएसी, याद रहेगा। इंडिविजुअल का न्यू स्लैब का सेक्शन क्या था? 115 बीएसी। एग्जाम में आपको लिखेगा एसएससी ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 बीएसी, या लिखेगा एसएससी डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएसी। अगर ऐसी कोई बात नहीं लिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो ओल्ड स्लैब के हिसाब से टैक्स दे रहा है, ठीक है। वहां बीएसी नाम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सेक्शन क्या है? 115 बीएडी, ठीक है। तो आप कहोगे बीएसी आ गया सर, देखो क्या क्या आ गया। आप कहोगे सर बीएसी आ गया, ओके सर। 115 बीएडी आ गया, ये बीएए और बीएबी कहां गया? तो चिंता नहीं, चिंता बिल्कुल भी नहीं। बी डबल ए और बी डबल बी, बीएबी, ये दोनों आपको मिलेगा कंपनी के केस में। ये था इंडिविजुअल का नया स्लैब, और ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। बताइए मजा आया? याद भी कर लीजिए, न्यू स्लैब के सेक्शंस क्या हैं? 115 बीएसी फॉर इंडिविजुअल, बीएडी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी डबल ए एंड बीएबी फॉर कंपनी, ठीक है। अच्छा, जो नया सेक्शन है इसमें क्या है कि आपको सीधे सीधे 22% का टैक्स देना होता है, ठीक है। नॉर्मली तो सरचार्ज जो होता है, अगर आप ओल्ड स्लैब के हिसाब से जाओगे तो सरचार्ज आपको पता है कब पे करना है? सरचार्ज आपको तब पे करना है जब आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है। लेकिन अगर आप न्यू स्लैब के हिसाब से जाओगे तो सरचार्ज भी मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। 22% टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा, 4% सेस लगेगा। अब उसमें 1 करोड़ के ऊपर नहीं है, सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। तो इफेक्टिवली आपका जो टैक्स रेट आता है 22%, फिर उसके ऊपर 10%, फिर उसके ऊपर 4% जोड़ोगे तो 25.168% का रेट आता है, ठीक है। याद रहेगा आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर न्यू स्लैब के हिसाब से जा रहे हैं तो वी हैव टू पे 22, 10 और 4, ये देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ठीक है। और अदरवाइज ओल्ड स्लैब में रहते हैं तो 10%, 20%, 30% होता है, और फिर सरचार्ज आता है इफ द इनकम इज अबव 1 करोड़। फर्म एंड एक पार्टनर्स एलएलपी में कुछ अंतर है ही नहीं है, 30% का टैक्स रेट है। नाउ कमिंग टू कंपनी, कौन सा टैक्स रेट पढ़ रहे हैं बच्चों? AY 23-24 पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23,
तो ये भी आपको पता ही है कि अगर टर्नओवर और ग्रॉस एसेट ऑफ द कंपनी प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स कितना होगा 25%, अगर प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर 400 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, मतलब कि कितना है लेस देन इज इक्वल टू 400 करोड़। वैसे आपको हम बता दें कि हिंदुस्तान की 99% कंपनियों का टर्नओवर पता है कितना है? हिंदुस्तान की 99% कंपनियों का टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे भारत में जितनी भी कंपनियां हैं लगभग किस रेट से टैक्स दे रही हैं? 29%। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, बस उन्हीं का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो बस ऐसी कंपनियों के ऊपर क्या टैक्स रेट लग रहा है? 30%। ठीक है, हालांकि बड़ी कंपनियों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन 99% इसी स्लैब में फॉल करती हैं, 25%। तो जिनका टर्नओवर 20-21 में, अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर 22-23 का टैक्स 20-21 के टर्नओवर के बेसिस पे लग रहा है, तो ये एक पुरानी प्रथा है। अगर आपने पहले कभी सुना हो हमसे तो सुना होगा ये बात, ये एक पुरानी परंपरा है जिसको आज भी निभाया जा रहा है। ठीक है, और ये परंपरा किसने चालू की थी पता है? अरुण जेटली जी से ने। अब तो अरुण जेटली जी नहीं रहे, लेकिन निर्मला सीतारमण जी उनकी परंपरा को आज भी निभाए जा रही हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इलॉजिकल है। ये है क्या कहानी, मैं आपको बताता हूं। कि आपको पता है कि अब की बार मोदी सरकार ये पहली बार कब आई थी? कब आई थी? 2014 में। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, पता नहीं आप तो बहुत छोटे होगे उस समय, नन्हे मुन्ने बच्चे होगे, आपको तो पता भी नहीं होगा, या हो सकता है पता हो। हमारे देश पे कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है। ठीक है, ये कई बार आपने मोदी जी के भाषण में सुना होगा। और 2014 में एक नई लहर हमारे देश में समझ लीजिए चालू हो गई थी। बच्चे बच्चे की जुबान पे एक ही बात थी, अब की बार मोदी सरकार। और 83% की मेजॉरिटी के साथ बीजेपी इलेक्शन विन करती है और सत्ता में आती है। 83% की विन, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही हाई मार्जिन से विनिंग थी। इस विनिंग को पाने के लिए मोदी जी ने कई वादे किए थे। अब मैं पॉलिटिकल बंदा हूं नहीं, मतलब मुझसे ये मत पूछ लीजिएगा कितने वादे किए थे सर, क्या क्या निभाए, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इनकम टैक्स का। ठीक है, मैं उतनी बात को ही करूंगा जिससे आपको सेक्शन प्रोविजंस इनकम टैक्स के समझ में आ जाए। तो एक वादा, वैसे तो बहुत सारे वादे थे और कुछ वादे ऐसे हैं जो बच्चा बच्चा जानता है। पता है क्या? एक वादा कि 15 लाख रुपया खाते में आ जाएंगे। हालांकि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे मोदी जी ने नहीं बोला था। मोदी जी ने यह बताया था कि मैं 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ले आऊंगा, राइट। और वो पैसा कितना होगा? 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, इंटू 15 लाख, ये उतना होगा। मतलब हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाए, इतना पैसा ब्लैक मनी है बाहर, और वो मैं 100 दिन के अंदर ले आऊंगा। क्या वो ला पाए? आंसर इज नो, ला तो नहीं पाए। ठीक है, बहुत साल हो गए, 100 दिन में लाने वाले थे, 10 साल से ऊपर हो गया, आया नहीं है कुछ। ठीक है, नहीं 10 साल से कम हुआ अभी। लीव इट। हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये थी जो आपको बतानी थी कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उसमें से एक वादा यह था कि कंपनियों को कहा गया था कि आप अपने इंप्लॉइज को कहिए, कंपनी अपने इंप्लॉय को कहो कि बीजेपी को वोट देना और हम आपका टैक्स रेट कितना कर देंगे? कम कर देंगे, राइट। तो बहुत सारे प्रलोभन भी दिए गए थे। क्या ये सब राजनीतिक में होता है? ये सब कुछ राजनीति में होता है। ठीक है, तो 2014 में जब बीजेपी आ गई तो प्रीवियस ईयर कौन सा था? ये प्रीवियस ईयर 14-15। ठीक है, उस समय कंपनी का टैक्स रेट 30% होता था सभी के लिए, आज यही 25% है। सुनिएगा, इसी को मोदी जी ने कहा था कि हम कम कर देंगे अगर सत्ता में आए। 2014 में वो आए, 14-15 प्रीवियस ईयर चल रहा था, लेकिन टैक्स रेट कम नहीं किया, वो 30% ही था। फिर आया प्रीवियस ईयर 15-16। इस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे। मैं आपको बता दूं,
मोदी जी के टेन्योर के पहले 5 साल में जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसके बाद से 6वें साल से निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हालांकि जेटली जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद निर्मला सीतारमण जी बनी, तो 5 साल जेटली जी ने हमारे देश को बजट दिया है 2014, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 2019 से निर्मला सीतारमण जी बजट सुना रही हैं। 2014-15 बीत गया, कोई टैक्स में कम नहीं किए, मतलब वादा किए थे नहीं किए। फिर प्रीवियस ईयर 15-16 में टैक्स रेट 30 का 30 रहा, कुछ भी कम नहीं किए। अब बताइए प्रेशर बन रहा होगा कि नहीं सरकार पे? हाँ, कंपनियां खड़ी हो गई कि क्या मजाक है, मोदी जी वादा करके आए थे सत्ता में कि अपने इंप्लॉय को कह के वोट दिलवाओ और हम क्या करेंगे, टैक्स रेट कम कर देंगे। तो गलत बात है एकदम भाई। अब जब गवर्नमेंट पे प्रेशर बना तो गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर 16-17 में कहा भाई हम रेट कम कर रहे हैं भाई, वादा अपना पूरा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वादा कब का था? 2014 का था, इसलिए 2014 के हिसाब से कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 2016-17 में कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 14-15 का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक का है, मतलब लेस देन इज इक्वल टू 400 करोड़ है, तो हम आपका टैक्स रेट कम करते हैं 29%। अरे भगवान, ये तो बहुत बड़ा एहसान हो गया। 30% की जगह 29 हो गया, पूरा 29% ठीक है। और इसके लिए टर्नओवर कौन सा देखेंगे? 2 साल पहले वाला। अब ये क्या सोच के किया गया था, आई डू नॉट नो, लेकिन फिर उसके बाद ये परंपरा जारी रही। फिर 2017-18 में बोला गया कि हम देखेंगे टर्नओवर 15-16 का, और ये परंपरा इस कदर जारी है कि पता नहीं ये कौन सी बड़ी परंपरा है हमारे देश की। आज आ गया प्रीवियस ईयर 22-23 और इसमें बोला जा रहा है कि हम टर्नओवर देखेंगे किसका? 2 साल पहले का, यानी कि 20-21। ठीक है, और ये भी धीरे धीरे कम होते गया। 29 से 28 हुआ था और फिर 28 से सीधे 25 हुआ है, बीच में कहीं 28 भी हुआ था, ये भी होते होते कम 25 हो गया। राइट, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ये आपने पहले सुना भी होगा अगर आपने हमारी क्लास की है तो ये कहानी थी 400 करोड़ के टर्नओवर वाली। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेक्शन आया 115 BAA। पता है ये कब आया था? ये सेक्शन 115 आया था 2019 सितंबर में, सितंबर 2019 में। अगर आपको याद हो, हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था यूएसए में, अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया भर से अमेरिका ने क्या किया था। उस समय कौन था प्रेसिडेंट? 2019, ये डोनाल्ड ट्रंप वाली बात है क्या? डोनाल्ड ट्रंप वाली बात है, ये उस समय की बात है। लेट्स नॉट फोकस, अगर मैं गलत हुआ तो कहीं। तो यूएसए ने पूरी दुनिया भर से बिजनेसमैन को बुलाया था और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को स्टेज दिया था कि लो, पूरे देश भर से, हर जगह से, पूरी दुनिया से बिजनेसमैन आए हैं, लो इनसे बात करो। और मोदी जी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को इंडिया में इनवाइट करने का। तो ये एक बहुत बड़ा मौका था मोदी जी के पास कि पूरी दुनिया को बताएं कि इंडिया का टैक्स रेट सबसे कम है, आओ यहीं पे धंधा करो। राइट, आप भी समझते हो कि अगर यहां पे ज्यादा बिजनेस होगा तो यहां पे देश में ज्यादा रोजगार पैदा होगा। राइट, हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो मोदी जी ने वहीं पे ऑफर किया 22% का टैक्स रेट हमारे देश में होगा कंपनीज के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी उनके लिए 15% का टैक्स रेट होगा। ठीक है, आप कहोगे सर यहां पे वर्ड डोमेस्टिक लिखा है, तो क्या वो डोमेस्टिक कंपनी? अरे वो फॉरेन कंपनी जब इंडिया में अपनी कंपनी खोलेंगे तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर कराएंगे तो वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। ठीक है, इफ इट इज रजिस्टर्ड इंडिया इट्स एन डोमेस्टिक कंपनी। राइट, तो हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारे देश में आके कंपनी रजिस्टर हो ताकि कंट्रोल हमारा उसके ऊपर रहे। ठीक है, और टैक्स रेट हम 15% कर देंगे। तो ये सब में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है 22% वाले में। 22% में आपको मालूम है कि ये न्यू स्लैब कैसे है कि बड़े सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन गवर्नमेंट खा जा रही है, 25 की जगह 22 कर दे रही है। ठीक है, हालांकि उनको फायदा है जिनके ऊपर 30% का टैक्स रेट लग रहा है ना, वो देख सकते हैं कि एग्जेम्पशन डिडक्शन खाने के बाद 22 हो जा रहा है, तो अंतर है 8% का।
अब जैसे मुझसे पूछोगे सर मेरी कंपनी स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड क्या रेट से टैक्स दे रही है, क्या हम लोग 22% का फायदा उठा रहे हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं ले रहे हैं 22% का, वो ऑप्शनल है, हम चाहें तो 22% में जा सकते हैं, लेकिन मेरी एग्जेम्पशन डिडक्शन खा जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है, तो हम तो 25% के हिसाब से टैक्स देते हैं, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं ज्यादातर कंपनियां 25% के हिसाब से टैक्स दे रही हैं, क्योंकि वहां एग्जेम्पशन डिडक्शन की विड्रॉल है वो हटा लेते हैं, तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो नई कंपनियों के लिए था जो 1/10/2019, देखिए सितंबर 2019 में प्रोग्राम हुआ और उसी में खड़े खड़े बोले कि 1 अक्टूबर, जो अभी 4 दिन बाद आने वाला है, सितंबर में ही तो प्रोग्राम हो रहा था, तो उसी में बोले कि 1 अक्टूबर के बाद जो भी लोग कंपनी रजिस्टर करेंगे उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। ये डेट जो थी वो 2023 की थी कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी शुरू हो जानी चाहिए 31 मार्च 2023 तक, इसी को बढ़ाया गया है 2024 कर दिया गया है कि 2024 तक भी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया 1/10/2019 के बाद की कंपनी होनी चाहिए, यानी आज भी कंपनी खोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी आज भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल सकता है, सिर्फ 15% का टैक्स रेट लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2024 के पहले पहले प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही अमेंडमेंट भी है, ठीक है। तो उनको देना पड़ेगा 15% का टैक्स रेट। एग्जेम्पशन डिडक्शन बहुत सारी यहां भी विड्रॉ की गई है, लेकिन 15% का टैक्स रेट बहुत कम होता है। मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में इतना कम टैक्स रेट नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर, बहुत, देखिए कुछ कंट्रीज हैं, अब आप कहेंगे कि नहीं यहाँ है, तो यस देयर आर फ्यू कंट्रीज, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इन जनरल, ठीक है। दो चार कुछ देशों को छोड़ दिया जाए जिनको तो टैक्स हेवन कहते हैं, जैसे कि मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे टैक्स बहुत कम है, ठीक है, इनको टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है, ये स्वर्ग है टैक्स के। तो ये टैक्स हेवेंस छोड़ दीजिए हमारे दुनिया के, तो अदरवाइज ये 15% का टैक्स रेट बहुत कम टैक्स कहलाएगा, ठीक है। क्या इसका फायदा हमारे देश को मिला? पता है, फायदा मिलता बहुत बड़ा, ये कोविड ने पूरी बैंड बजा दी, ठीक है। ये मोदी जी अनाउंसमेंट करके आए और शायद दिसंबर 2019 में चाइना में कोविड मिल गया था, कोरोना वायरस, और मार्च 2020 में तो लॉकडाउन लग गया था हमारे देश में ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस इसी के कुछ समय बाद ही ये सब कुछ हो गया, अदरवाइज इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उस टाइम पे दिखता, बट आने वाले समय में इसका जरूर इंपैक्ट दिखेगा। नाउ कमिंग टू फॉरेन कंपनी, जिसपे फ्लैट टैक्स रेट है 40% का, इसमें कोई चेंज नहीं है। आइए सरचार्ज में जो अमेंडमेंट आया उसकी बात करते हैं। सरचार्ज में आपने देखा होगा कि अमेंडमेंट जो रेट्स हैं वो 15% से ज्यादा नहीं होते हैं अगर आपकी इनकम 111A या फिर 112A की है। व्हाट इज 111A 112A? 111A है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वाला, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड वाला, और 112A होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी टैक्स पेड वाला, ठीक है। क्या आपको इस पे टैक्सेस के रेट मालूम है? 111A पे 15% का टैक्स लगता है, 112A पे 10% का टैक्स लगता है, ठीक है। ये एसटीटी पेड वाले होते हैं, उस पे 15% के सरचार्ज से ज्यादा नहीं लगता था, वो 15% पे आके रुक जाता था, ठीक है। 10 होता था 15 पे रुक जाता था, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया गया 112 को भी, ये नया ऐड हो गया कि अगर आपकी इनकम में 111A की इनकम है, 112 की इनकम है, 112A की इनकम है, अगर ये तीन इनकम है, ठीक है, तो आपका सरचार्ज 15% पे आके रुक जाएगा। इसके अलावा जो इनकम है उस पे सरचार्ज बढ़ेगा, 15 के बाद 25 भी होगा, 37 भी होगा, ठीक है। अब सरचार्ज के रेट्स क्या क्या हैं देख लीजिए। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए 50 लाख रुपए तक 10%, फिर उसके बाद 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ऊपर पे 10%, अगर 50 लाख क्रॉस करता है तो 10%, 1 करोड़ क्रॉस करता है तो 15%, 2 करोड़ क्रॉस करता है तो 25%, 5 करोड़ क्रॉस करता है तो 37%। फिर से रिपीट करता हूं, 50 लाख एक्सीड करता है तो 10, 1 करोड़ एक्सीड करता है तो 15, 2 करोड़ एक्सीड करता है तो 25 और 5 करोड़ एक्सीड करता है तो 37%। लेकिन अगर ये तीन इनकम होती है तो 15% पे आके रुक जाता है, 15% ज्यादा नहीं होता। इसमें अमेंडमेंट है 112, पहले 112 के लिए ये नहीं था, 112 की अगर इनकम होती थी तो बढ़ता था सरचार्ज, लेकिन अब 111A, 112 और 112A इन तीनों के लिए रोक दिया गया है। ये तीनों स्पेशल रेट की इनकम है।
112 होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन एसटीटी पेड वाला, और इस पे 20% का टैक्स लगता है। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, तो इन सब के रेट क्या है, 111A हो गया 15% वाला, ठीक है, ये 112 हो गया 20% वाला, और 112A हो गया 10% वाला। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझना चाहेंगे, कर लीजिए, मजा भी आ जाएगा आपको। चलिए हम एक काम करते हैं, हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बना ही देते हैं कि 111A, 112 और 112A की इनकम कितनी है, मान लेते हैं 50 लाख, ये लैक्स में है चल रहा है। ठीक है, ये 50 लाख इनकम है, और पीजीबीपी इसके अलावा जो इनकम है 60 की इनकम है, या पीजीबीपी लिखने की वजह अदर लिखने की, बाकी इनकम। ठीक है, ये टोटल 110 लाख की इनकम है, ये फिगर इन लैक्स हैं। ठीक है ना, ये कुछ एग्जांपल करते हैं आपके साथ, तो आपको भी मजा आएगा। सिचुएशन है ये ABCDE, ये सारी फिगर इन लैक्स हैं। ठीक है, फिगर इन लैक्स। बताइए अब इस पे क्या सरचार्ज लगेगा हमारा, इस पे सरचार्ज कितना लगेगा। 1 करोड़ रुपए तक की इनकम होती है, 50 लाख तक की इनकम होती है तो कितना, 50 लाख से ऊपर इनकम होती है तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो 15%। 1 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम हो गई है 15% हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 111A, 112, 112A पे 15% पे आके रुक भी जाता है, अगर और ज्यादा हो रहा होता तो इतने पे तो 15% ही रहता, लेकिन यहाँ पे तो टोटल पे ही 15% रहेगा, सरचार्ज 15%। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 210 लाख है और ये 160 लाख है, जो कि 370 लाख। अब बताइए अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाए, तभी तो हमारा स्लैब चेंज हो जाता है ना। आपको याद आ रहा है कैसे होता है कि अगर 50 लाख के ऊपर है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर 50 लाख रुपए के ऊपर है तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर है तो 15%, लेकिन अगर 2 करोड़ के ऊपर है तो देखिए क्या है, 2 करोड़ के ऊपर होता है तो ऐसे तो 25%, लेकिन वो सब 15% पे रुक जाएगा। तो अगर आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर आती है तो आपको स्प्लिट करके देखना होता है। अगर 2 करोड़ के ऊपर इनकम है ना तो दोनों को स्प्लिट करके देखना है, एक साथ नहीं देखना है। इनकम क्या 2 करोड़ के ऊपर है, हाँ ये टोटल इनकम देखिए 2 करोड़ के ऊपर है, स्प्लिट करके देखिए। अब जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसका तो 15% ही होगा, और ये हो गया 1 करोड़ के ऊपर, 160 लाख का मतलब 1 करोड़ के ऊपर है, तो इस पे कितना हो गया, इस पे भी हो गया 15%, यानी टोटल 15% ही सरचार्ज। उसके बाद थर्ड केस लीजिए, ये मान लीजिए है 210, ये हो गया 90, ये हो गया 300। क्या 2 करोड़ के ऊपर है, हाँ अलग अलग करके देखते हैं। देखिए 111, 112, 112A ये तो 15% से ऊपर जाना ही नहीं है, तो 15%। ठीक है, और 90 यानी कि ये 1 करोड़ रुपए से कम हो गया। ठीक है, 50 लाख से ऊपर 10%, तो क्या इस पे 10% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जरा सा सोच के देखिए। यहां पे ये 50 और 60 टोटल इनकम 1 करोड़ 10 लाख थी, तो भी तुम टोटल पे 15% सरचार्ज दे रहे थे, तो क्या यहां पे 10 ही % होना चाहिए इस पे, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 करोड़ रुपए से टोटल इनकम ऊपर चली गई है,
तो 15% सरचार्ज तो मिनिमम है, वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये भी 15% रहेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 3 करोड़ रुपए था, यानी 2 करोड़ से ज्यादा था। क्या मुझे स्प्लिट करके देखना है? आंसर इज यस, स्प्लिट करके देखना है। ठीक है, लेकिन ये 2 करोड़ रुपए के ऊपर है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि 15% सरचार्ज तो हर हाल में रहेगा ही। क्या 15 से ज्यादा होने के चांस है? हाँ, कम होने के चांस नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से इस बात को पकड़िए। ठीक है, क्या मैंने स्प्लिट करके देखा? हाँ, मैंने स्प्लिट करके ही देखा, अलग अलग देखा। 2 करोड़ रुपए के ऊपर है भाई 15%, ये 50 लाख के ऊपर है, 10% होना चाहिए। नहीं, लेकिन 10 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओवरऑल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, और 2 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पे मिनिमम 15% सरचार्ज रहेगा ही। ठीक है, 15% सरचार्ज कहां पे रहता है? आप सोच के देखिए। देखिए, 2 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे आने के बाद तो 25% हो जाता है, यानी 2 करोड़ तक अप टू 2 करोड़, मतलब प्रायर टू 2 करोड़, 1 करोड़ 99,99,999, यहां तक, मतलब जस्ट 1 रुपी बिफोर 2 करोड़ क्या पोजीशन है? 15% है, वहां तक 15% तो है ही। मतलब एनी इनकम बियॉन्ड 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए के ऊपर जैसे ही छलांग मारते 15% तो आ ही जाता है। तो यार यहां तो 3 करोड़ से ज्यादा है, तो 15% से ऊपर ही रहेगा, कम कैसे हो सकता है? 2 करोड़ रुपए के ऊपर आने पे 25% रेट हो जाता है ना। ये देखिए, हम यही तो जानना चाहते हैं कि किस पे 15 रहेगा और किस पे 25 रहेगा। यानी 25 के चांसेस हैं, लेकिन 15 से कम के चांसेस नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। फिर से मैं कहता हूं, 2 करोड़ रुपए की अगर ऊपर इनकम है तो स्प्लिट करके देखना है। ठीक है, 15 से ज्यादा हो सकता है, 15 से कम नहीं हो सकता। लेकिन अब क्लियर है? डी। अभी और एग्जांपल करेंगे, आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। अब यहां चौथा केस लीजिए, 210 है और यहां 400 है, हो गया 610। ठीक है, 2 करोड़ रुपए के ऊपर टोटल इनकम है, हाँ, स्प्लिट करके देखिए। ये 210 है, तो इस पे तो 15% आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ऊपर कितना होता है? 25%, तो यहां 25 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए 210 करोड़ है और ये 510 करोड़ है, 720 करोड़ हो गया। ठीक है, 210 करोड़ 15 पे, इस पे तो 15 पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ना ये तो। और ये कितना है? 510 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर है तो उस पर 37% सरचार्ज हो जाता है। क्लियर है ना? 2 करोड़ रुपए तक अगर होता है तो अलग अलग करके नहीं देखते हैं, टोटल के बेसिस पे देखते हैं। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ के अंदर है तो टोटल के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाती है तो स्प्लिट करके देखते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जो अदर देन कैपिटल, जो कैपिटल गेन की इनकम होती है उस पर तो 15% रहेगा ही। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो कैपिटल गेन पे तो 15% रहेगा ही। बाकी पे देखो 15 होगा या उससे ज्यादा होगा, 15 से कम बाकी पे भी नहीं हो सकता। अगर वो इनकम 1 लाख रुपए भी है, ठीक है, टोटल 2 करोड़ से ज्यादा हो गया और अदर इनकम उसमें 1 लाख से भी ज्यादा है, 1 लाख रुपए भी है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, उस पर 15% तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि 15 से ज्यादा कहां हो रहा है, बस ये चेक करने के लिए डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए के ऊपर स्लैब 25% पे आने लगता है, तो 25% अप्लाई हो रहा है कि नहीं, दैट नीड टू बी चेक। 15 तो है ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर ही 15 देते हो आप सोच के देखो, 1 करोड़ के ऊपर ही आप 15 दे रहे हो, तो क्या 2 करोड़ के ऊपर होगा तो 15 से नीचे चला जाएगा क्या? वो तो जा नहीं सकता ना, 15 के नीचे नहीं जा सकता, 15 तो रहेगा ही रहेगा। वो तो 1 करोड़ के ऊपर ही 15 हो गया था। राइट, अगर आप इतना एग्जाम्पल अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो कोई भी केस देगा, यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, आइए कुछ आपके साथ ना एमसीक्यूज करना चाहते हैं, मतलब टैक्सेशन कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी बना दें।
द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल हु अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑन 1/4/2023, 1/4/2023 यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहा है। लेकिन 60 साल का अगर 1/4/23 को होगा ना तो हैप्पी बर्थडे तो 1/4/23 को होगा, लेकिन एज 60 कब हो जाएगी पता है? एज 60 एक दिन पहले ही हो जाएगी। एज 60 उसकी हो जाएगी 31/3/23 को, यानी कि PY 22-23 में। ओहो, सीनियर सिटीजन हो गया भाई ये तो। एंड डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, डज नॉट ऑप्ट मतलब कि ओल्ड स्लैब लेगा। अच्छा भाई, 60 साल का हो गया, ओल्ड स्लैब लेगा, टोटल इनकम है इसकी 5,60,000 और सैलरी और इंटरेस्ट की इनकम है, यानी कि कोई स्पेशल इनकम नहीं है, वो सब 10% 15% वाली इनकम नहीं है, स्लैब रेट वाली इनकम है। तो चलिए कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है। तो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक टैक्स फ्री होता है। तो 0 to 3 लाख नील, 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक एट द रेट ऑफ 5%। तो ये 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000 रुपया। और 5 लाख 1 रुपए से लेके हम लोग ले जाते हैं उसको, कितना है? 5,60,000 ना, 5,60,000 यानी कि 60,000 आएगा। 60,000 एट द रेट ऑफ 20%, कितना हुआ? 60,000 20%, 12,000। तो ये हो गया 22,000। इस पे लगाइए सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 880 रुपये हो जाएगा। 22,880 इसका हो जाएगा टैक्स पेबल। बोलिए, आपको भी आनंद आया कि नहीं आया? ठीक है, 22,880। क्वेश्चन नंबर 2 है द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ निर्लेप कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAD। कोऑपरेटिव सोसाइटी का न्यू स्लैब है 115 BAD, यानी कि ये टैक्स देगा ओल्ड स्लैब से। ठीक है, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में क्या अंतर था मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। ओल्ड स्लैब में है पहला 10,000 10%, अगला 10,000 20%, उसके बाद 30%। लेकिन और सरचार्ज अगर लगेगा जब 1 करोड़ रुपए के ऊपर इनकम है। ठीक है, सरचार्ज 1 करोड़ रुपए के ऊपर आता है। ठीक है, सरचार्ज वाला स्लैब आपको मैंने पूरा दिखाया था। ठीक है ना। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी क्या होता है, 1 करोड़ रुपए के ऊपर 7% है और 10 करोड़ रुपए के ऊपर 12% है। ध्यान दीजिएगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये अमेंडमेंट भी आया है। पहले 1 करोड़ रुपए के ऊपर 10% का सरचार्ज होता था, तो दिस इज अमेंडेड। ठीक है, ये रेड मार्क कर देते हैं, दिस इज अमेंडेड। ठीक है, तो कंपनी वाला ही हो गया है इसमें। लेकिन हाँ, अगर न्यू वाला स्लैब लेता है तो 10% डायरेक्ट लगता है। आपको भी पता है कि नहीं कि डोमेस्टिक कंपनी के में भी यही है। स्पेशल रेट अगर लेते हो BAA BAB वाला, BAA था 22% वाला और BAB था 15% वाला, तो 10% लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इनकम कितनी उससे फर्क नहीं पड़ता, 10% सरचार्ज लगता ही है। ये सब गवर्नमेंट का नाटक ही एक तरीके से देखो तो। 22% का टैक्स है, 10% हम सरचार्ज लगा देंगे तो 2 रुपया 20 पैसा तो और हो गया, यानी 24-20 हो गया। तो 25% ऐसे ही टैक्स है, तो कितना अंतर ही हुआ। मतलब जो लोग 1 करोड़ से नीचे कमा रहे हैं समझ रहे हो, इसमें तो 22% पे 10% सरचार्ज भी लगेगा ना। और अगर नॉर्मल रेट जाते तो 25% है, उसमें तो सरचार्ज नहीं ना है 1 करोड़ तक। तो 1 करोड़ के नीचे कमाने वाले को तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है 115 BAA में जाने का। ठीक है, तो आप कहोगे फिर सरकार क्यों लाई? अरे तो सरकार वैसे भी कौन सा पुराने वाले को ऑप्शन दे दिया, वो एक अलग विषय है। नहीं तो पुराने वाले रोते कि अरे हमको 25 ले रहे हैं, नए वाले को 22 कर रहे हैं। मोदी जी बताओ, विदेश में जाके 22 बोलते हैं, अपने देश में 25 बोलते हैं, ये कैसे नेता है? तो मोदी जी ने कहा कि भाई सबको ही ले लो। अरे वो तो वैसे भी विदेशी कंपनियों के लिए गए थे, 22% बोल रहे थे। जो नई कंपनी आएंगी कोई टिटपुंजिया कंपनी के लिए थोड़ी ना गवर्नमेंट टैक्स रेट बना रही है। वो तो मालूम है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाएंगी। वो 1 करोड़ की बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पे, ये तो कई हजार करोड़ रुपए की बात हो रही है। आप बात समझ रहे हो? तो अगर कई हजार करोड़ रुपए की बात हो रही है तब तो बेसिकली आप समझिए ना, वो लोग तो टैक्स दे ही रहे हैं ना। वो लोग तो के पे ऊपर तो टैक्स ये वाला आता ना, 25% टैक्स आता, 12% सरचार्ज भी आता।
एक्चुअली इंटेंशन होता है बहुत सारी जगह, हम किस लिए बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब समझ में आ जाता है कि हाँ ये लॉजिकल है कि नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड स्लैब में है तो बस निकाल दीजिए, पहले 10,000 पे 10%, 90,000 का निकालना है, तो पहले 10,000 का 10%, ठीक है, फिर 10,000 का 20%, और फिर कितना बचा, 70,000 बचा ना, 20,000 निकल गया, 70,000, 90,000 टोटल इनकम है, 70,000 का 30%, तो 1,000, 2,000, 21,000, 24,000 हो गया, 4% और लगाओ, 960, 24,960। न्यू स्लैब ओल्ड स्लैब वाला चक्कर कहां कहां है, याद रहेगा, इंडिविजुअल में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, और कहा है इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ का एक ही है, जो इंडिविजुअल वाला है वही एचयूएफ वाला भी न्यू स्लैब है, इंडिविजुअल एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और डोमेस्टिक कंपनीज। ठीक है, उसी में ये न्यू और ओल्ड वाला पंगा है। दो सेक्शन कंपनी वाला है, BAA और BAB, ठीक है, BAC इंडिविजुअल एचयूएफ वाला है, और BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है। ठीक है, ये चारों सेक्शन भी याद रखने होंगे आपको। थर्ड है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू सदविचार लिमिटेड और डोमेस्टिक कंपनी ऑन द टोटल इनकम ऑफ 10,03,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, कंप्राइजिंग ओनली ऑफ बिजनेस इनकम, whose turnover in PY 20-21 is 450 करोड़, paying tax as regular provision, paying tax as per regular provision of Income Tax Act. Assume that the company does not exercise option under section 115 BAA. अच्छा, प्रीवियस ईयर 20-21 में टर्नओवर 450 करोड़ था, यानी कि 30% लगेगा टैक्स इस पे तो। ठीक है, BAA का अप्लाई नहीं कर रही है, यानी 22% वाला नहीं ले रही है, तो 22% वाला ले नहीं रही है, और 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर है, यानी 30% का टैक्स लगेगा इस कंपनी पे। ठीक है, और इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, यानी सरचार्ज आ जाएगा 12% का। ठीक है, लेकिन 10 करोड़ से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो हमको लग रहा है मार्जिनल रिलीफ भी आएगा। आपको मालूम है ना कि जहां से सरचार्ज शुरू होता है या चेंज होता है, तो वहां पे कुछ दूर तक मार्जिनल रिलीफ का भी प्रोविजन होता है। ठीक है, अब जैसे 10 करोड़ से इनकम कितनी ज्यादा है, 3,50,000, लेकिन ये 3.5 लाख रुपए की इनकम की वजह से उसका टैक्स ही अगर 3.5 लाख से बढ़ ज्यादा हो जाए तो रो देगा ना बेचारा, तो मार्जिनल रिलीफ देना पड़ेगा इसको। आइए कराते हैं आपको। आंसर 3, आप निकालिए टैक्स ऑन 10,03,50,000। पहले आप निकालिएगा टैक्स 30%, अब 12% उसके ऊपर सरचार्ज जुड़िएगा, इंटू 30% प्लस 12%, तो ये आएगा 3,37,17,600। किए हो ना? अब आप कहोगे सर आप नहीं कर रहे हो, मैं भी कर देता हूँ भाई। 10 को 3 10 इंटू 10 इंटू 30% ना, 1,003,540 इंटू 30% और प्लस कर देना है 12% सरचार्ज, 3,37,17,600। ठीक है, अब उसके बाद निकालिए टैक्स ऑन 10 करोड़। 10 करोड़ पे कितना टैक्स होता है? 10 करोड़ का टैक्स बनेगा 3 करोड़ 30%, और उस पर 7% सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 1 से 10 के बीच 7% सरचार्ज होता है। ठीक है, समझिए, यहाँ पे 12% सरचार्ज हो गया, लेकिन नीचे वाले पे अब 7% सरचार्ज आएगा, तो 3 करोड़ और 3 करोड़ पे 7% करेंगे तो 21 लाख होगा, तो 3 करोड़ 21 लाख रुपए होगा। ठीक है,
कितना ज्यादा टैक्स बन गया? 16,17,600। अब देखो दर्द यहीं पे होता है, भाई साहब कमाए हैं 3,50,000 रुपया एक्स्ट्रा, टैक्स बन गया 16,17,600 रुपया। पता है कोई हमको 3.5 लाख रुपया दे भी रहा होगा तो इस समय कहेंगे नहीं भैया हमको मत दो, मत दो, हाथ जोड़े, हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम रख लो, तुम्हारा जो काम है 3,50,000 रुपए का वो भी हम फोकट का कर दे रहे हैं, क्योंकि तुम 3,50,000 रुपया दोगे और सरकार हमसे कितना मांगेगी, कहेगी 16,17,600 दो। भैया तुम्हारे 3.5 लाख रुपया देने की वजह से सरकार को 16,17,600 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो अजीब बात हो गई ना, तो सरकार भी कहती है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इतना हम अजीब करेंगे तो बड़ी गाली पड़ेगी हमको। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ज्यादा से ज्यादा 3,50,000 का हम कितना ले लेंगे, 3,50,000 ही ले लेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ दे देगी गवर्नमेंट आपको। मार्जिनल रिलीफ होता है इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। Increase in tax is how much? 16,17,600 and increase in income is how much? 3,50,000। ठीक है, I hope you have noted this। ये सब तो प्रैक्टिस के लिए आपके करा दे रहे हैं, सच पूछिए तो। क्वेश्चन 4 है, द टैक्स पेबल बाय धर्मा LLP ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख रुपया। 1 करोड़ रुपए के ऊपर सरचार्ज लगता है ना, हाँ 12% का पार्टनरशिप पे और LLP पे। तो 1 करोड़ 1 लाख है तो 12% का सरचार्ज लगा होगा, 1 लाख की वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा भागेगा इसका। ठीक है, तो टैक्स पेबल में आपको रिलीफ भी मिलेगी। ठीक है, आइए कैलकुलेट कराएं। टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख कितना होता है पहले ये बताओ। 1 करोड़ 1 लाख रुपए का 30% करना और 12% सरचार्ज लगाना इंटू 30% प्लस 12% तो आएगा 33,93,600। ठीक है, टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालो। 1 करोड़ पे 30%, बस 30 लाख रुपया, कोई सरचार्ज नहीं, 30 लाख रुपया हुआ। तो इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? $3,93,600। इंक्रीज इन इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए ही तो बढ़ी है इनकम 1 करोड़ से। रिलीफ कितना होगा? तो टैक्स है 33,93,600 माइनस रिलीफ, ये टैक्स था ना, इसमें से इतना रिलीफ मिल जाएगा 2,93,600। तो ये हो जाएगा 31,93,600। मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए, 1 करोड़ का टैक्स बना 30 लाख, इनकम कितनी ज्यादा है? 1 करोड़ पे 30 लाख टैक्स बना और 1 करोड़ 1 लाख इनकम है, तो 1 लाख सरकार कहती है और दे दो हमको, चलो लाओ वो पूरा दे दो, तो 30 लाख। ठीक है, और 1 लाख, अरे गलत लिख रहे थे हम,
293 घटाएंगे तो 31 लाख आएगा। तो 30 लाख वो और 1 लाख जो तुम ज्यादा कमाए हो करोड़ से, वो पूरा सरकार को दे दी, 31 लाख रुपया टैक्स बन गया। ठीक है, प्लस इसके बाद लास्ट में सेस लगता है, आपको पता ही होगा, सेस 4% का, तो 1,24,000 रुपये ये और हो गया, ये बनेगा 32,24,000। ठीक है, यहां तक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। Mr. Raman, age 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to assessing officer for the investment of 7 lakh not recorded in books of account. Undisclosed income की बात हो रही है। ठीक है, what shall be the tax payable? तो अनडिस्क्लोज इनकम के केस में आपको पता ही है 60% का टैक्स होता है। ठीक है, उस पर 25% सरचार्ज लगता है और फिर 4% सेस होता है। यानी अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो 60%, यानी 100 रुपए पे 60 रुपए टैक्स, फिर 60 रुपए का 25% कितना हुआ, 60 रुपए का 25% हुआ 15 रुपया, तो ये मिला के हो गया 60 और 15 75, और 75 रुपए का 4% कितना हुआ, 75 रुपए का 4% 3 रुपया, तो यानी 100 रुपए पे 78 रुपए का टैक्स आता है, यानी टोटल 78% सीधे सीधे कह सकते हो। तो 7 लाख का 78% निकाल लो। आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग करके निकाल लीजिए। 60% टैक्स निकाल लीजिएगा, फिर जितना आएगा 25% सरचार्ज जोड़ दीजिएगा, फिर 4% सेस जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा ऐसे। 7 लाख का 78%, ये आएगा 5,46,000। ठीक है, दिस बिकम्स 5,46,000 करेक्ट आंसर। ठीक है, मिस्टर निकिंसन, aged 43 years, provides following income details for previous year 22-23 as follows. कैपिटल गेन 112 ए का 120 लाख है, 111 ए का कैपिटल गेन 110 लाख है, बाकी इनकम 520 लाख की है। तो आपको तो पता ही है कि इन इनकम्स पे तो सरचार्ज वाला स्लैब लग जाता है कि भाई सरचार्ज 15% पे रुक जाएगा। बाकी इनकम भी 5 करोड़ से ज्यादा है तो इस पे 37% सरचार्ज आएगा। ठीक है, व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर निकिंसन एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। रेगुलर प्रोविजन का मतलब हो गया कि वो जो न्यू स्लैब रेट है वो ऑप्ट नहीं कर रहा है और ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो स्लैब के हिसाब से चलेगा, पहला 2.5 लाख नील इस तरीके से। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है उसकी देख लीजिए। एक कैपिटल गेन में क्या होता है कि 112 ए वाले में 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन होती है। आई बिलीव यू मस्ट बी नोइंग दिस। 1 लाख की एग्जेम्पशन होगी तो ये 119 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 110 लाख और ये हो गया 520, टोटल मान लीजिए 749 लाख। चलिए 749 लाख का टैक्स निकालते हैं। आंसर 6, टोटल इनकम 749 लाख। ठीक है, 0 से 2.5 लाख का टैक्स होगा नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख वाला होगा 5% ना, तो 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख तक का 20% होगा तो 2 लाख, नहीं 1 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख।
ठीक है, और 10 लाख से 520 लाख तक, नहीं 520 नहीं, कहाँ तक, 520 लाख तक, क्योंकि बाकी पे तो फिक्स रेट है ना, 520 लाख तक रहेगा 30%, कितना वो 510 लाख का 30%, 510 लाख का 30%, 1,53,00,000, ये हो जाएगा 1,54,12,500 प्लस इस पे टैक्स ऑन 112A, ये हो जाएगा 119 लाख का कितना 10%, और फिर हो जाएगा टैक्स ऑन 111A 110 लाख का 15%, तो ये हो गया 11,90,000 और 110 का 15 हो गया 16,50,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1,82,52,500। ठीक है, इतनी ये जो टैक्स है, वैसे समझिए इस वाले टैक्स पे सरचार्ज जाएगा, इस वाले टैक्स पे सरचार्ज जाएगा 37% का, और ये दोनों मिला कि ये इतना टैक्स जो है इस पे जाएगा सरचार्ज 15% का। ठीक है, तो प्लस सरचार्ज 1,54,12,500 का 37%, ये आ गया 57,02,625, और बाकी दोनों जोड़ के कितना आ रहा है 28,40,000 का 15%, हो गया 4,26,000, ये हो गया 61,28,625, 2,43,81,125 प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं ना था। बेसिकली आपको सिखाना था, सरचार्ज पता नहीं आप ठीक से अप्लाई कर पाते, एग्जाम में नहीं कर पाते, ये जो स्लैब वाली बात है, तो इसलिए ये दिखाना जरूरी था। सरचार्ज जो लगता है वो टैक्स पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको देखना होगा बाकी इनकम का टैक्स कितना हुआ और कैपिटल गेन वाली इनकम का टैक्स कितना हुआ। ठीक है, अब 112 BC में आ गया, अगर 112 वाला भी इनकम होता तो आप उसको भी अलग से यहीं पे निकालते ना, यहीं पे निकालते 112 वाली इनकम इतना इंटू 20%, उस पर भी 15% ही सरचार्ज लगता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अगर अदर इनकम 520 की जगह 480 होती तो क्या होता। तो कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ भी नहीं होता, अंतर सिर्फ इतना होता कि 480 होता तो 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से कम है, तो इस वाली इनकम का जो सरचार्ज है वो 25% होता 37% की बजाय। तो क्या आप फिर से जैसे 520 का टैक्स निकालें तो 480 का टैक्स निकालेंगे, बाकी सारा टैक्स वही रहेगा, बाकी सरचार्ज भी वही रहेगा, बस इसका सरचार्ज 25% से बदल जाएगा। क्या आप ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे? आंसर मैं आपको बता देता हूं, यही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आंसर ये आता है तो जिस भी माध्यम से आप ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हैं, मे बी ऑन एनी ऑफ माई यूट्यूब वीडियो, आप ये बात डाल दीजिएगा, राइट, या फिर ऐप में आप कमेंट के जरिए मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इफ यू आर वॉचिंग दिस क्लास ऑन ऐप, या जहां पे भी आप देख रहे हैं, किसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि यस यू गॉट द करेक्ट आंसर। So with this we have completed with amendment of the first chapter basic concepts, और इसी तरीके से हमें सभी चैप्टर्स के अमेंडमेंट करने हैं। We'll stop here.